नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है एहसास दर एहसास। इसे लिखा है पृथ्वीराज मोंगा ने। सुधीर दरवाजा धकेल कर अंदर आया और दरवाजे को फिर से भिड़ाते हुए रसोई के सामने जा खड़ा हुआ। रश्मि पीढ़े पर बैठी खीर बना रही थी। उसने मजाक किया, गुरु, अकेली बैठी बैठी खीर उड़ा रही हो? रश्मि हंस दी, कहाँ, अभी तो रखी है। अच्छा, ऐसा कर, पहले चाय बना ले, फिर रहमान के यहाँ तक चलेंगे। बहुत दिन हो गए। लौटते हुए मार्केट से बच्चों को आइसक्रीम भी खिला लाएंगे। ठीक है, कहते हुए वह रसोई के सामने से हटकर कमरे में आ गया। अंदर आकर कंधे से झोला उतारते उतारते झल्लाने लगा। सामने बिस्तर में सिर्फ रुचि और सीमांत ही सोए हुए थे। निधि फिर गायब थी। वह उल्टे पांव कमरे से निकलकर रसोई के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। निधि कहाँ गई? रोज कहाँ जाती है? रश्मि ने उल्टा सवाल कर दिया। पर तू उसे समझाती क्यों नहीं? अब वह बच्ची नहीं रही। 6.5 साल के बच्चे को समझ होनी चाहिए। पढ़ाई में वैसे गोल होती जा रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। रश्मि के चेहरे पर असहायता के भाव थे। कोई बात मानती ही नहीं। इतनी ढीठ हो गई है कि हर बात में जिद। कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। आज भी पहले अंदर उधम करती रही और जब डांटा तो बाहर निकल गई। देखिए जरा, गली में ही खेल रही होगी। वह दंदनाता हुआ बाहर के दरवाजे की ओर लपका। दरवाजा खोलकर बाहर निकला और तब वहीं खड़े खड़े जोर से पुकारा, निधि। निधि अपने खेल में मस्त थी, इसलिए उसकी आवाज नहीं सुन पाई। उसी तरह एक टांग पर उछल उछल कर अकेली खेलती रही। उसने जब लपक कर बांह पकड़ी तो निधि का रंग सफेद पड़ गया। दूसरा पांव नीचे टिकाते हुए हाथ झट गाल पर रख लिया। उसने बांह से पकड़े पकड़े निधि को झकझोरा। तू बच्ची है अब? जब वे दोनों वहां चुपचाप सोए पड़े हैं तो यहाँ क्या करने आई है? बोल, क्यों आई थी? निधि ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह उसे बांह से पकड़कर तेज तेज कदमों से घर की तरफ चलने लगा। कुड़ते हुए फिर पूछा, बोल, क्यों आई थी? खेलने। अब की निधि ने उसके साथ साथ भागते हुए कहा। वह चिढ़ गया। खेलने? अकेली क्या खेल रही थी? वहां घर में नहीं खेला जाता था? मम्मी मना करती थी, कहती थी रुचि और सीमांत को जगाया तो मारूंगी। तू भी क्यों नहीं सो गई? मुझे नींद नहीं आती। और तू यहाँ चली आई? निधि के पापा के शब्दों के पीछे छिपे व्यंग और गुस्से को जाने बिना मासूमियत से सिर हिला दिया। हाँ। सुधीर निधि के भोलेपन पर रिझ गया। अगले ही क्षण मुंह से होप की आवाज निकालते उसने निधि को गोद में उठा लिया। फिर उसके बिखरे बालों को हाथ से सुलझाते हुए बोला, देख निधि, तू अब बच्ची नहीं रही। ऐसी गंदी बातें करेगी तो बहुत मारूंगा। निधि ने हाँ में सिर हिला दिया। अच्छा पापा। शाबाश। अच्छा, पता है हम कहाँ जा रहे हैं? उसने उत्साह से कहा। निधि चहक कर बोली, आइसक्रीम खाने। निधि के चेहरे पर छाए डर के बादल अब छितराने लगे थे। हाँ, घर से पहले रहमान अंकल के यहाँ चलेंगे, फिर मार्केट और वहाँ आइसक्रीम। एक कप तुझे, एक कप रुचि को और एक कप छोटू सीमांत को। कहते हुए वह दरवाजा धकेल कर निधि को उठाए उठाए अंदर आ गया। रश्मि ने यह देखकर राहत की सांस ली। फिर मुस्कुराते हुए बोली, आपके लाड प्यार नहीं से बिगाड़ा है। गए थे डांटने और उठा लाए गोद में। उसने रश्मि को घूरा। तो क्या वहीं पीटने लगता? मैंने ये कब कहा? पर उससे डांटते तो सही। होमवर्क भी नहीं किया है इसने आज। दूध पीती बच्ची नहीं रही अब यह। इससे कहिए होमवर्क करे पहले, नहीं तो आइसक्रीम खिलाने नहीं ले जाएंगे। उसने निधि को गोद से उतारते हुए दरवाजे के पास वाले नल की ओर इशारा करके कहा, पहले जाकर हाथ धो ले, फिर अंदर जाकर होमवर्क कर। निधि हाँ में सिर हिलाते हुए नल पर जाकर हाथ धोने लगी। मार्च महीने का दिन, रविवार को अलसाई हुई सुबह 9:30 बजे उठा। 9:45 बेड टी पी। 11 बजे नाश्ता लिया। इस बीच रश्मि ने तीनों बच्चों को बारी बारी से गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती नहला दिया।
फिर कपड़े धोने बैठ गई। 12 बजते बजते खुद भी नहाने धोने के बाद लॉन्ग मैक्सी पहनकर सिर पर गीले बालों का जुड़ा बनाए अंदर आ गई। अंदर आकर तौलिया और जुड़ा खोलकर बालों को आगे की तरफ किया और सामने की ओर झुकते हुए हाथों में लपेटकर पकड़े तौलिए से उन्हें झाड़ने लगी। सड़ाक सड़ाक सड़ाक। वह अब भी अपने बिस्तर पर बैठा था। जानता था कि रश्मि अभी बाल झाड़ने के बाद सामने कुर्सी पर बैठकर उसके आलसी बनकर बैठने और न नहाने पर खींचने लगेगी। तभी एकाएक सूझा, क्यों न आज कहीं चला जाए, कहीं भी, करोल बाग ही सही। यूं भी उधर गए काफ़ी अरसा गुजर गया है, बच्चे भी घूम आएंगे। यहाँ तो बिना आंगन के एक कमरे वाले घर में सड़ रहे हैं। सुनिए, उसने रश्मि की बात का जवाब न दे सवाल कर दिया। सुनो, आज कहीं चलें? कहीं भी, करोल बाग ही चलते हैं, बड़े दिन हो गए कहीं गए हुए। रश्मि ने उसके कंधे पर चुटकी काटी। जेब गरम है ना साहब की, चैन कहाँ, कल पे जो मिली है, जब तक 100-200 खर्च नहीं होंगे तब तक। तभी बाहर से रोते रोते रुचि अंदर आई और अपना छिला हुआ घुटना दिखाकर बोली, देखो, मुझे दीदी ने गिरा दिया, खून आया। कैसे गिरा दिया? क्या कर रही थी तुम दोनों? रश्मि ने आदतन चिल्लाकर पूछा। दीदी ने धक्का मारा, मैं गिर गई, खून आया। रुचि ने झुककर घुटने की ओर देखा। वहां खून पाकर वह फिर ऊंचे ऊंचे रोने लगी। वह उठ खड़ा हुआ। जी तो चाहा कि रुचि के घुटने को धोने और उस पर डेटोल वगैरह लगाने से पहले जाकर निधि को 2-4 चांटे रसीद कराए, लेकिन फिर जैसे तैसे अपने गुस्से पर काबू पाते हुए रुचि को बाहर ले गया और नल के पास बैठकर उसके छिले हुए घुटने को साबुन से धोने लगा। रुचि रोई तो वह डांटने लगा, चुप, उसके साथ तू खेलती क्यों है? तब तक डेटोल की शीशी लेकर रश्मि भी बाहर नल के पास आ गई। घुटने को धोकर उठते हुए रश्मि से बोला, इसे अंदर ले जाओ और घुटना पोंछकर डेटोल लगाओ, तब तक मैं निधि को देखता हूँ। मारना नहीं। रश्मि ने गुस्सा देखकर मिन्नत की। बको मत। वह बाहर निकल गया। निधि गली में सीमांत को अपने हाथ से पकड़े साथ साथ भाग रही थी। वह उसी जगह खड़ा खड़ा चिल्लाया, मत भगाओ उसे, गिर जाएगा। निधि ने झट सीमांत का हाथ छोड़ा और सहम कर उसकी तरफ देखने लगी। उसने निधि को अपनी ओर देखते पा गुस्से से कहा, इधर आओ। निधि चुपचाप धीरे धीरे सधे हुए कदमों से चलती हुई उसके सामने आकर खड़ी हुई। उसने लपक कर निधि की बाहों को पकड़कर झकझोरा, तू अभी छोटी है क्या? निधि चुप। बोल, बोलती क्यों नहीं? तू अभी बच्ची है क्या? निधि ने पहले थूक निकला, फिर सिर दाएं बाएं हिलाते हुए ना प्रकट की। तो फिर बच्चों जैसी हरकतें क्यों करती है? पहले रुचि का घुटना छील दिया और अब इसे भगा रही है। ठीक हो जा निधि, नहीं तो थप्पड़ मारकर सारे दांत झाड़ दूंगा। निधि मुंह फुलाकर सहमी सी खड़ी रही, बोली कुछ नहीं। उसने निधि को बांह से पकड़े पकड़े अंदर की ओर धकेलते हुए कहा, चल अंदर, मर अब, बाजार जाना है। रश्मि ने अंदर से पीले रंग की फ्रॉक निकाली और सामने बनियान में खड़ी रुचि को पहनाने लगी। रुचि 2 कदम पीछे हटते हुए तुनकी, मैं ये फ्रॉक नहीं पाऊंगी, गंदी है, वो पाओ, लाल वाली, नई नई। रश्मि भड़क उठी, आके पहन ले चुपचाप यही फ्रॉक, वरना थप्पड़ मार मार के मुंह टेढ़ा कर दूंगी। कमरे से बाहर खड़ी रुचि को भी गुस्सा आ गया। नहीं नहीं पहनूंगी, जा। रश्मि कुछ कहने के बजाय आदतन नथुने फुलाकर रुचि को घूरने लगी। तभी वह बोला, छोड़ो भी, उसकी बात मान लो, बच्चा है। लाल फ्रॉक पहनना चाहती है तो वही पहना दो, तुम भी बस बेकार में बात को खींचती हो। फिर आप ही क्यों नहीं तैयार कर लेते इन्हें? फ्रॉक पहनाकर उसने बैठे बैठे चरपाई पर पड़ी निधि की फ्रॉक को उठा लिया। निधि ने फ्रॉक को देखकर नाक चढ़ाते हुए मुंह बिगाड़ लिया। रश्मि जब उसकी फ्रॉक उतारकर हाथ में पकड़ी, फ्रॉक पहनाने लगी तो वह बोली, मैं भी यह गंदी फ्रॉक नहीं पहन पाऊंगी, नूरी सूट पहनाओ, वो जो नया सिलवाया है। उसने बैठे बैठे पहले रश्मि को घूरा, फिर बाज की तरह झपट्टा मारकर निधि को बांह से पकड़ लिया। अगले ही क्षण पूरा गुस्सा डांट बनकर शब्दों में निकलने लगा, तू पागलों वाली बातें क्यों करती है रे? इस फ्रॉक में क्या है, बोल। निधि रोने लगी। रुचि ने तो नई फ्रॉक पहनी है। उसने निधि की बाह को पकड़े पकड़े झकझोर दिया। वह तो ना समझ बच्चा है, तू अब बड़ी है,
बच्चों जैसी जिद तेरे लिए अच्छी नहीं है। अब जब देखो तभी जिद। बोल, ये फ्रॉक पहनेगी कि नहीं? निधि ने सुकृति में सिर को ऊपर नीचे हिलाते हुए धीरे से एक शब्द फुसफुसा दिया। हाँ। वह अब रश्मि से संबोधित हुआ। चलो पहनाओ उसे वही फ्रॉक। फिर निधि की ओर देखते हुए एक रफ्तार से बोलने लगा। कितनी बार कहा है कि बच्चों वाली आदतें छोड़ दे, पर मेरी सुने तब ना। पता नहीं क्या हो गया इसके दिमाग को। वह अभी सड़क से गली में मुड़ा ही था कि घर में अंदर से आती रोशनी में दरवाजे पर खड़ी रश्मि दिखाई दे गई। 30-35 कदमों का फासला तय करके जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, रश्मि धीमे स्वर में बोली। निधि को बुखार है। आपको देख देख के अब दवाई लाई हूँ। डॉक्टर मल्होत्रा के पास ले गई थी। वह घबरा गया। बुखार बहुत तेज था क्या? इतना कहते कहते वह तिरछा होकर रश्मि के पास से निकला और तेज तेज कदमों से अंदर की ओर बढ़ चला। अंदर आकर सो रही निधि की चरपाई पर बैठते हुए उसके माथे, गाल और बाह को छूते हुए बुखार का अंदाजा लगाने लगा। जरा थर्मामीटर धोकर लाना। जब डॉक्टर के पास लेकर गई तो कितना बुखार था? तब तो 101 था। थर्मामीटर कांच में लगाया था। कहकर उसने नीचे झुकते हुए निधि के माथे को छुआ। फिर बोली, अब तो और भी तेज लगता है। पानी में खेलती रही आज? मल्होत्रा ने क्या कहा? कहता क्या, 5 रुपए की दवाई दे दी। एक खुराक 7:30 बजे दी है, बस तभी सो गई। दूसरी 10:30 बजे देनी है। मैं थर्मामीटर ले आती हूँ धोकर। उसने रश्मि के हाथ से थर्मामीटर लेकर 2-3 बार झटका, फिर धीरे से निधि की कांच में लगा दिया। तब पानी का गिलास लिया और 4-5 घूंट लेने के बाद निधि की फ्रॉक को एक तरफ हटाते हुए कांच से थर्मामीटर निकालकर देखने लगा। बुखार बढ़कर 102 हो गया था। रश्मि ने डरते डरते पूछा, कितना है? कांच में लगाने पर 102 है। वैसे 103 होगा। फिर बताओ, अब क्या करें? बुखार तो और बढ़ रहा है। दवाई क्या दी है उसने, खाक? वह डॉक्टर मल्होत्रा को लेकर बिगड़ने लगा। वह कह रहा था कि मौसमी बुखार है, डरने की कोई बात नहीं, सुबह तक उतर जाएगा। फिर अभी तो एक ही खुराक दी है। रश्मि उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। उसने बूट उतार कर निधि की चरपाई पर पैताने लेटते हुए पूछा, ये रुचि कब सोई? 4:30 बजे से सो रही है। थोड़ी देर तक कमरे में बिल्कुल चुप्पी छाई रही। फिर रश्मि ने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को छूते हुए चुप्पी को तोड़ा। आप क्यों चुप हो गए एकदम से? बुखार ही तो है, सुबह तक उतर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कहते हुए वह उठा और नीचे झुककर निधि के माथे को चूम लिया। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। वह टीवी के ऊपर से एक किताब उठाकर निधि के पास लेट गया। रश्मि थोड़ी देर वहीं खड़ी खड़ी इधर उधर देखती रही। फिर वह भी जाकर रुचि और छोटू के साथ लेट गई। 9 बजे के करीब उसने किताब से आंखें हटाते हुए चाय बनाने को कहा। रश्मि जाकर फटाफट 2 कप चाय बना लाई। रोटी की बात चाय के दौरान उठी तो दोनों ने चाय के साथ ही ब्रेड के 3-3 स्लाइस खा लिए। छोटू भी सो चुका था। चाय पी चुकने के बाद वह फिर से किताब लेकर पढ़ने लगा। रश्मि भी वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और मुंह दीवार की तरफ करके आंखें बंद कर लीं। इस बीच उसने रश्मि को तंग किए बगैर एक बार निधि को थर्मामीटर भी लगाया। करीब पौने 10 बजे निधि की नींद टूटी और उठते ही उसने पानी मांगा। रश्मि तत्काल उठकर पानी लेने के लिए रसोई में चली गई। उसने निधि को उठाकर गोद में बैठा लिया। फिर प्यार से उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा, दोपहर को पानी से खेलती रही ना, देख लिया ना चढ़ गया बुखार। निधि ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, अब नहीं खेलूंगी पापा। तब तक रश्मि पानी लेकर आई। निधि ने गिलास लेकर 4-5 घूंट पानी पिया, फिर दोबारा लेटते हुए आंखें बंद कर ली। उसने गिलास रश्मि को पकड़ाते हुए निधि के लिए दूध लाने को कहा। रश्मि 4-5 मिनट के अंदर ही दूध का गिलास लेकर अंदर आ गई। उसने निधि को उठाया। निधि, बेटे उठो, दूध ले लो। निधि आनाकानी करने लगी। तब उसने प्यार से समझाया, बच्चों वाली बातें न करो बेटे, उठो। शाबाश। निधि उठी और एक ही सांस में आधे से ज्यादा दूध पीकर दोबारा लेट गई। उसने दूध का गिलास वापस रश्मि को पकड़ाते हुए कहा, जरा थर्मामीटर तो धोकर ले आओ। रश्मि ने गिलास में बचा हुआ दूध पीते हुए कहा, अभी 15-20 मिनट पहले तो लगाया था, थोड़ा ठहर कर न लगाएं। वह खींच गया। बाहर जाते हुए तुम्हारे पाँव दुखते हैं तो मैं खुद धो लाता हूँ। इतना कहकर वह झटके के साथ उठा और कारनी से थर्मामीटर उठाकर धोने के लिए बाहर निकल गया।
वापस आकर सोई हुई निधि की फ्रॉक को एक तरफ हटाते हुए थर्मामीटर कांच में लगा दिया। बुखार 101 रह गया। उसने राहत की सांस ली। कितना है? रश्मि अपने आप को नहीं रोक पाए। कम है अब, 101। शुक्र है भगवान का। रात के दोनों डोज जरूर देने हैं। अब पहला 10:30 बजे देना है ना? हाँ जी, पहला 10:30 बजे ही देना है। मेरा ख्याल है इसे 10:30 बजे वाला ही डोज दें। रात को तंग न करें। रश्मि दरवाजा बंद करके सिटकनी लगाते हुए बोली। वह कुढ़ गया। पुस्तक के ऊपर से निगाह हटाए बगैर कहा, तुम अपने ख्याल को अपने पास रखो। मैं दोनों डोज खुद ले लूँगा। तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं। रश्मि चुप रहने में ही भलाई जान बिना कुछ कहे चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। अचानक उसकी नींद टूटी। सबसे पहले उसने करवट बदलते हुए हाथ बढ़ाकर निधि के चेहरे और माथे को छुआ। अब काफी कम था। फिर दोबारा से निधि की ओर पीठ फेरते हुए तकिए के नीचे पड़ी घड़ी को उठाकर ध्यान से देखने लगा। 6:40 हो रहे थे। बाहर उजाला था। इससे पहले भी 4 बार उसकी नींद टूट चुकी थी। 3 बार वह खुद उठा था और एक बार निधि ने पानी मांगा था। तब भी चारों बार उसने सबसे पहले निधि को छू कर देखा था। 3 बजे जब नींद टूटी थी तो उसने निधि को दवा की गोली और मिक्सचर भी दिया था। निधि ऊ आ ना नुकुर करने लगी थी। रश्मि ने भी उठकर समझाया। जब नहीं मानी तो मजबूरन डांटना पड़ा। निधि, बच्चों जैसी बातें क्यों करती है? दवाई ले ले चुप करके। दवाई ही नहीं पिएगी तो ठीक कैसे होगी? डांट सुनकर निधि ने चुपचाप दवा ले ली थी। हाथ में पकड़ी घड़ी को वापस तकिए के नीचे रखते हुए चरपाई से नीचे उतर पड़ा। चप्पल पहनते पहनते दरवाजे की सिटकिनी हटाई और तब दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। पेशाब करने के बाद लौटा और दरवाजे को भिड़ाकर कार्निस पर पड़े ट्रांजिस्टर को उठाते हुए वापस बिस्तर पर लेट गया। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच की कमेंट्री आने वाली थी। 10-15 मिनट के बाद नींद से उसकी पलकें भारी होकर झुकने लगीं। झुकती ही चली गई। देखते ही देखते वह सोने लगा। एकाएक शोर उठा। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। कोई भारतीय खिलाड़ी आउट हुआ था। तभी उसने करवट बदलते हुए हाथ आगे बढ़ाकर निधि का बुखार देखना चाहा, पर यह क्या, निधि वहां नहीं थी। वह एक झटके के साथ उठकर बैठ गया। रश्मि के पास देखा, वहां रुचि और सीमांत थे। तब पैताने की तरफ देखा। नहीं, निधि वहां भी नहीं थी। उसका शरीर थर थर कांपने लगा। हाथ बढ़ाकर सो रही रश्मि के कंधे को झकझोरा। देखो, निधि नहीं है। रश्मि हड़बड़ा कर उठ बैठी। वह नीचे उतरकर फर्श पर बैठते हुए चारपाइयों के नीचे देखने लगी। निधि वहां भी नहीं थी। वह तेजी से उठा और भिड़ा हुआ दरवाजा एक झटके से खोलकर बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर आया, पांव वहीं के वहीं जड़ हो गए। निधि नल के पास बैठी मुंह हाथ धो रही थी। तब तक रश्मि भी अंदर से निकल आई। निधि को नल के पास बैठकर मुंह हाथ धोते देखा तो आगे बढ़कर निधि को टोका। निधि, ये क्या कर रही है? तुझे बुखार है, पता है ना? निधि एकाएक चौंकी, फिर डरी, फिर पीछे मुड़कर देखती हुई बोली, मैं कोई बच्ची हूँ? स्कूल नहीं जाना अभी? बुखार तो ठीक भी हो गया। इतना कहकर वह फिर से साबुन उठाकर हाथों पर मलने लगी। वह अवाक था। क्या कहे, क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर अगले ही क्षण आपे में लौटा और तेजी से आगे बढ़ती हुई निधि को गोद में उठा लिया। फिर मुंह, नाक, गाल, सिर, पता नहीं कहाँ कहाँ चूमने लगा। तब उसे जोर से बाहों में भींच कर रो दिया। हाँ निधि, तुम बच्ची हो, सचमुच अभी बच्ची ही हो। धन्यवाद।